चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। बहुत ही समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का यह, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही जो होता है कह सकते हैं कि संघीय कार्यपालिका का जो है जितनी सारी कार्य होती है वो सब मंत्रिपरिषद द्वारा ही होता है। और कार्य इसके साथ साथ हम लोग कार्यपालिका को भी जानेंगे और विधायिका को भी जान जाएंगे। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पॉलिटी का, क्योंकि इसमें जो है मंत्रिपरिषद के साथ साथ मंत्रियों के बारे में, संसद सदस्यों के बारे में जो है जानकारी हम लेंगे। चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद। पहली बात जान लीजिए कि भारतीय संविधान में जो है मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मात्र 2 अनुच्छेद में जो है किया जाता है, और वह है आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 और 75 फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को भी हम चर्चा करेंगे। पहला बात यह जान लें कि मंत्रिपरिषद जानने से पहले हमको जानना होगा संसद। तो मंत्रिपरिषद को जानने से पहले हमें क्या जानना है? संसद को। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये है संसद। संसद होता क्या है? सर्वोच्च विधायी संस्था। देखिए थोड़ा सा इस पर जानना जरूरी है कि संसद क्या है? सर्वोच्च विधायी संस्था। विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण करने वाली संस्था, जहाँ पर क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। तो संसद में क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यह हमारा मान लीजिए कि एक डायग्राम हम देखते हैं, यह संसद का जो है संसद में यह हमारे राष्ट्रपति और एक तरफ हमारा लोकसभा और दूसरी तरफ हमारे ये हुआ राज्यसभा। अब आपको लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में जानना क्या है? यह इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन या निम्न सदन, इसे उच्च सदन, समीक्षक सदन, समीक्षक सदन इसलिए भी कहा जाता है जब लोकसभा कोई भी ऐसा प्रस्ताव, मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई ऐसा प्रस्ताव जो है बहुत जल्दबाजी में लिया या उसे पारित कर दिया, तो राज्यसभा उस पर बहुत ही विचार करती है और उसके बाद ही जो है उस प्रस्ताव जब राज्यसभा से पारित होता है तभी जाकर के जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून बनता है। तो इसलिए इसे समीक्षक सदन भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे वयोवृद्ध सदन भी कहा जाता है ना। तो वयोवृद्ध सदन भी कहा जाता है। और दूसरा अलावा आपको जो है एक चीज़ जानना होगा कि यह जो है यह मेन डोर है। जो हम लोग जानते हैं कि संसद में पहुंचने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। तो वह 2 रास्ते कौन है? आप संसद के सदस्य हो सकते हैं। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों। तो सदन के सदस्य आप हो सकते हैं। तो सदन के सदस्य, देखिए सदन जब भी बात उठेगी तो सदन का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा। तो जब आपको कहा जाए कि आपको सदन पहुंचाना है या संसद पहुंचाना है, तो संसद पहुंचने के लिए आप कैसे जा सकते हैं? तो आपको संसद पहुंचना है तो आपके पास 2 विकल्प है। तो संसद में आपको अगर जाना है तो कितने विकल्प है? 2 विकल्प है। या तो आप डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्टेड होके जाइए, बाई जो है जनता के द्वारा इलेक्टेड होके जाइए। तो उसे जब आप जनता के द्वारा इलेक्टेड होके जाइएगा तो सिंपल सी बात है, आप कहाँ जाइएगा? लोकसभा में जाइएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, कह सकते हैं राज्य विधानमंडल के माध्यम से राज्यसभा में चले जाइए।
तो दो मार्ग हुआ, एक तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुन करके आपको जाना, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुन करके जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, लोकसभा में, उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीपुल्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीपुल्स, यानी लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, सदस्य है। तो इसीलिए इसे निर्वाचित सदन भी कहा जाता है ना, जनता का निर्वाचित सदन, जनता का सदन है ना, और निर्वाचित सदन भी कह सकते हैं। यह जो है मुख्य रूप से इसे जो है कह सकते हैं, यह डायरेक्ट मुख्य द्वार है, सदन में पहुंचने का यह मेन डोर है। और इसको जो है आप कह सकते हैं सदन में पहुंचने का एक बैक डोर का माध्यम है। और यह जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा चुन करके यहाँ पर राज्यसभा में लोग पहुँचते हैं। दूसरी बात, हर राज्यों की प्रतिनिधित्व अलग अलग है। हर राज्य में जो है राज्य विधानसभा का सीट जो है उसकी संख्या निर्धारित की गई है और जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होती है, और लोकसभा में भी सीट की संख्या निर्धारित है। चलिए, और वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, वर्तमान में 545, जिसमें से हमारा 543 जो है वह निर्वाचित है। इसमें कितना है, इसमें हमारा जो है 245, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। 12 क्या है, मनोनीत है। इसमें कितने होते हैं, 543 निर्वाचित है और 2 जो है मनोनीत है। अब मनोनीत करने के पावर किसके पास है, देखिए बहुत ही समझिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन कर चले गए तो आप चले गए। दूसरी विधि क्या है, या तो आप राज्य विधानमंडल के माध्यम से होकर राज्यसभा में पहुँचिए, वो उस माध्यम से पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भी क्या विकल्प है, उसके अलावा अगला एक विकल्प और बचता है, राष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा में, राष्ट्रपति महोदय को यह जो है अधिकार है आर्टिकल 80 के 3 के तहत कि राज्यसभा में लोक शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र से, है ना, साहित्य, कला, समाज, विज्ञान के क्षेत्र से, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, कला हुआ, साहित्य हुआ, समाज हुआ, अब विज्ञान के क्षेत्र से जो है कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और वहीं पर लोकसभा में वह 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन के रूप में। वह एंग्लो इंडियन क्या होता है, आर्टिकल 331 के तहत जो है यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो इस चीज़ को भी, आर्टिकल को जरा सा आप नोट जरूर कर लेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत, तो राज्यसभा में 12 और जो है लोकसभा में कितने, 2, या किसके तहत, तो आर्टिकल इसमें राज्यसभा में 80 के 3 और इसमें जो हुआ लोकसभा में हमारा जो है 331 के तहत। चलिए, अब संसद का स्ट्रक्चर जान गए, अब हम लोग जानेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जानने के लिए यह जो है स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी था। चलिए, इस पर हम आगे देखते हैं। रफिंग का है, हम लोग आते हैं मूल टॉपिक पर, मंत्रिपरिषद पर। मंत्रिपरिषद, अब होए क्या मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद है क्या, तो आप यहां पर एक स्ट्रक्चर मान के चलिए, ये हमारा संसद, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 में, संविधान के अनुच्छेद 74 में, 74 अनुच्छेद कितना, 74, अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होंगे, जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो आर्टिकल 74 में क्या उल्लेखित है, तो आर्टिकल 74 में यह उल्लेखित है कि प्रधान यानी राष्ट्रपति को कार्य में सहायता देने के लिए
मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। तो 74 में कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और यह मंत्रिपरिषद ही जो होता है, यह जो मंत्रिपरिषद है वही कहलाती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका मीन्स क्या? मंत्रिपरिषद। एकदम आप इसको बैठा लीजिए दिमाग में। कार्यपालिका, अगर जब भी शब्द आए कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका मीन्स क्या है? मंत्रिपरिषद। और जब शब्द आ जाए विधायिका, तो विधायिका मतलब कुछ मत सोचिए, वह कौन होगी? संसद। तो यह केंद्र की कार्यपालिका कौन हो गई? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्र की विधायिका कौन हो गई? तो संसद। राज्य की उसी सेम प्रकार से अगर हम चलेंगे तो सेम प्रकार से राज्य में आ जाएंगे। तो राज्य की विधायिका कौन? तो राज्य विधानमंडल, है ना, या राज्य विधानसभा कह सकते हैं। या राज्य की कार्यपालिका कौन है? तो राज्य की कार्यपालिका राज्य की मंत्रिपरिषद। अब आप एक कार्यपालिका समझ गए। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होता है, एक राजनैतिक कार्यपालिका और एक जो है कह सकते हैं विभागीय कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, उसको प्रशासनिक शब्द लीजिए, राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब कार्यपालिका पढ़ाएंगे। तो कार्यपालिका में यह जानेंगे कि राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका कैसे दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करते हैं और कैसे राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका पर हावी रहती है ना। जैसे आपसे एक वर्ड बताते हैं कि हमारे जितने भी जैसे आईएएस हुए, आईपीएस हुए, आईएफएस हुए, डीएम यानी कह सकते हैं विभागों में डीएम, एसपी, है ना, डीएसपी या अन्य पदाधिकारी जो कार्य करते हैं, सरकार के कार्यों में लगे हुए हैं। तो जो पदाधिकारी सरकार के कार्यों में लगे हुए हैं वह प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग हो गए, ठीक है। और जो मंत्री है या उनके जो है सचिव हैं, मंत्री परिषद सचिव हैं, वे क्या हो गए? तो मंत्री जो लोग हो गए, मंत्री लोग या सचिव लोग, मंत्री सचिव लोग, वे सब क्या हो गए? वे सब राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हो गए। तो वह हम चर्चा अलग से करेंगे कार्यपालिका पर। आज फिलहाल हम लोग मंत्री परिषद पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग फोकस ओनली फॉर मंत्री परिषद पर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको इसलिए चर्चा किए थे क्योंकि जरूरी भी था। अब आइए यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर हम बताए थे कि संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपको जो है ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 79। अब आपको जानना क्या है कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद किससे बनेगा? मंत्रिपरिषद किससे बनेगा? तो पहली बात, मंत्रिपरिषद का निर्माण जो होगा वह मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होगा वह सदन के द्वारा होता है। अब आपको सदन क्या है? तो सदन में लोकसभा है और राज्यसभा है। अब देखिए होता क्या है सो समझिए। मंत्रिपरिषद नंबर 1, यहाँ पर देखिए एक लोकसभा हम लिए, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है वह हो सकता है किससे? लोकसभा के सदस्यों से। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण पहला समझिए एकदम आसान से, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही नहीं जानना है, उसका हमको निर्माण भी जानना है। मंत्रिपरिषद का निर्माण पहला लोकसभा के सदस्य एवं वैसे व्यक्ति जो लोकसभा के सदस्य न भी हो, उनसे, परंतु
जो किसी सदन के सदस्य नहीं है उन्हें 6 माह के अंदर सदस्य होना आवश्यक है। देखिए थोड़ी सी आप जो है समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपको वर्ड तो हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किताब में भी मिल जाएंगे, लेकिन वर्ड को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। पहला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किससे बन सकता है? तो लोकसभा से बन सकता है, राज्यसभा के सदस्यों से बन सकता है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिला करके बन सकता है। तो 3 टाइप से मंत्री बन सकते हैं। या तो लोकसभा के सदस्य से बन सकते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य नहीं। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित है, और मंत्रिपरिषद का आकार जो है, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निम्न सदन का 15% से अधिक नहीं। देखिए कहता है कि आप मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वह जो है वह लोकसभा से भी हो सकता है। पहला विकल्प, मंत्रिपरिषद का निर्माण लोकसभा के सदस्यों से हो सकता है कि नहीं। देखिए इसलिए बता रहे हैं आपको तोड़ करके, अलग अलग कर करके, चूँकि होता क्या है कि कभी भी क्वेश्चन अगर आए ऐसा तो आपको जो है वहाँ जवाब देने में भारी नहीं महसूस हो। देखिए पहला लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्यों से ही बन सकता है। दूसरा राज्यसभा के सदस्यों से ही बन सकता है, राज्यसभा के सदस्यों से बन सकता है। तो 1 नंबर में क्या आएगा? लोकसभा के सदस्य बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? राज्यसभा के सदस्य ही बन सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से बन सकता है। तो लोकसभा के सदस्य ही बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? राज्यसभा से भी, राज्यसभा, और तीसरा क्या हो सकता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर। देखिए यहाँ पर है क्या कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है, मंत्रिपरिषद का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का निर्माण की बात जब भी आएगी तो आपको यहाँ जवाब देना होगा। मंत्रिपरिषद का निर्माण जो होता है वह लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या वैसे भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद बनाने के लिए आपको लोकसभा के सदस्य ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य ले सकते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे व्यक्ति भी जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है उन्हें भी मंत्रिपरिषद सदस्य बनाया जा सकता है, और उन्हें जो है 6 माह के अंदर में किसी न किसी सदन का सदस्य ले लेना आवश्यक है। और यह जो है एक कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा जो है वर्ष 2004 में यह फैसला आया था कि किसी व्यक्ति को 6 माह तक के लिए जो सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह तक के लिए किसी जो माने सदन का सदस्य न रहते हुए वह मंत्रिपरिषद सदस्य जो है बन सकता है। तो मंत्रिपरिषद सदस्य आप बनने के लिए अगर सदन के सदस्य नहीं है तब भी आप बन सकते हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुआ कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होगा वह मंत्रिपरिषद का निर्माण जो होगा वह किन किन स्थिति में हो सकता है। तो पहला स्थिति जो है आपको लोकसभा के सदस्य बन सकता है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? राज्यसभा की माने सदस्य को लेकर बन सकता है। और तीसरा स्थिति होगा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों को सदस्यों को लेकर बन सकता है। और साथ साथ वैसे व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है
लेकिन वो भी मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं और उन्हें 6 माह के अंदर में जो है सदस्यता का माने सदस्य ले लेना आवश्यक होगा, लोकसभा चाहे राज्यसभा का। चलिए अब जरा सा इस पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट इसको आप समझ रहे होंगे, एलएस मतलब लोकसभा, दूसरा आरएस यानी राज्यसभा, दोनों को मिलाकर मंत्री परिषद, ये दोनों को मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा, इसको एलए अलग कर लीजिए चूँकि ठीक रहेगा। 1 मिनट, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे हम ऐसा डायग्राम दे दीजिए, ये मैथ का जो है आप रीजनिंग मान के चल सकते हैं। 1 नंबर इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को मिला करके और साथ साथ एकदम देखिए इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते होंगे कि लोकसभा के सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य है, और ऐसे भी सदस्य है जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है, वो भी क्या हो सकते हैं, मंत्री परिषद सदस्य बन सकते हैं। कितने दिनों के लिए, यानी 6 माह के लिए। तो 1 नंबर ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, आप जो है ये लोकसभा है, ठीक है, और साथ साथ लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं लिया गया। देखिए समझिएगा, दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि लोकसभा का कुछ सदस्य लिया गया, लोकसभा का माने कह सकते हैं आप इसको ऐसे ले लीजिए, लोकसभा का कुछ सदस्य लिया गया और कुछ सदस्य जो सदस्य माने राज्यसभा के सदस्य नहीं है, और साथ ही क्या है वह किसी भी सदन के सदस्य माने लोकसभा के सदस्य नहीं है, किसी अन्य सदन का सदस्य भी नहीं है, तब भी उनको हम ले सकते हैं। तीसरा स्थिति, ये लोकसभा और यह है राज्यसभा, आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए ये तीनों डायग्राम को अगर आप अच्छा समझ गए होंगे तो बड़ी आसान है। पहला क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के भी सदस्य लिए, राज्यसभा के भी सदस्य लिए, और ऐसे सदस्य भी लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मंत्री परिषद। ये भी हमारा क्या है, मंत्री परिषद। ये भी हमारा क्या है, मंत्री परिषद। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आए कि क्या मंत्री परिषद के निर्माण के लिए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य नहीं लिए जाए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मंत्री परिषद बन सकता है, नहीं बन सकता है? तो मंत्री परिषद ऐसी भी स्थिति में बन सकता है कि हो सकता है कि एक ही सदन के सदस्य ले लिया जाए, माने वह राज्यसभा के सदस्य ले लिया जाए, और कुछ ऐसे सदस्य को लिया जाए जो न लोकसभा के सदस्य हो लेकिन न ही राज्यसभा के सदस्य हो, वह माने किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें मंत्री परिषद के जो है ले लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उनके लिए क्या आवश्यक है, 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का वह सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर तो अगर आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा, अगर मान लीजिए एक दूसरा यहाँ पर है कि यह हमारा क्या है, यह हमारा लोकसभा है, तो लोकसभा के भी सदस्य ले लिए और राज्यसभा को छोड़ दिए और कुछ बाहरी लोगों को ले लिए, इससे भी मंत्री परिषद बन सकता है, यह भी परिस्थिति हो सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला लिए और कुछ ऐसे लोगों को भी लिए जो न लोकसभा के सदस्य है न राज्यसभा के सदस्य है, तब भी मंत्री परिषद बन सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना होगा, जो किसी सदन का सदस्य नहीं है उन्हें मंत्री परिषद में जगह मिलती है, परंतु उन्हें 6 माह के अंदर क्या होना होगा, किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाना होगा। तो इसको नोट करना होगा हमेशा, नोट। मंत्री परिषद के
सदस्य वैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी सदन का सदस्य नहीं हो। परंतु 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। तो मंत्रिपरिषद में कहीं से कॉन्सेप्ट कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रख आपके दिमाग में आना चाहिए। हर हाल में मंत्रिपरिषद कैसे बनता है उसको आपको इस डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं और इससे आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि हर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि मंत्रिपरिषद है क्या। अब दूसरी बात, मंत्रिपरिषद संबंधित बात आपको याद क्या रखना है कि मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा, मतलब जो संख्या जो होगी वह निम्न सदन, तो निम्न सदन कौन है केंद्र में? लोकसभा। तो लोकसभा के संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो वर्तमान में अभी लोकसभा कितना का सदस्य है? तो वर्तमान में लोकसभा में अभी जो है 545 कह सकते हैं 545 सदस्य है। अब उसका 15% आप जो है निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? तो यानी आप जो है देखते होंगे तो 82 से कुछ अधिक, उतना मैंने कह सकते हैं उससे कम ही सदस्य आप बना सकते हैं। यानी संख्या के 15% से कम ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो वर्तमान में क्या होते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अब जानना है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वह अभी तक 3 प्रकार के हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को इंक्लूड किया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं और एक उप मंत्री को इंक्लूड किया जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है मंत्रिपरिषद के जो है सदस्य। मंत्री, अब यहाँ देखिए पहला होते हैं प्रधानमंत्री। पहला कौन होंगे? प्रधानमंत्री। दूसरा कौन हो गया? कैबिनेट मंत्री। तीसरा कौन होंगे? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। चौथा कौन होंगे? राज्य मंत्री, सीधे राज्य मंत्री। और 5वां जो होंगे वह उप मंत्री। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? मंत्रिपरिषद तो जान गए, अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। देखिए मंत्रिपरिषद में पहले कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद का जीवन मृत्यु का चक्र भी यही कहा होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद का जीवन मृत्यु का चक्र है। अगर प्रधानमंत्री सोचिए कि मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दे, सपोज मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद स्वाहा। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद का जीवन या मृत्यु का चक्र कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पर ही मंत्रिपरिषद टिका हुआ है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिए, तो मंत्रिपरिषद क्या? स्वाहा हो जाता है। अब यह जो है कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के
जीवन मृत्यु का चक्र। प्रधानमंत्री रैमजे मयोर साहब ने, रैमजे मयोर एक हमारे संविधानविद है, उन्होंने तो कहा था कि प्रधानमंत्री जो है एक तारों के बीच चंद्रमा के समान है। जैसे आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं और उन तारों में जो चंद्रमा का जो आभा होता है उसके समान है। तो बहुत सारे जो है कह सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक या संविधानविदों ने अलग अलग तरह से जो है अपना कोटेशन दिया है, परंतु उन सारी का कोटेशन का एक ही फैक्ट निकलता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का जो है अहम रोल दाता है और जीवन मृत्यु का चक्र का विधाता है, कह सकते हैं विधाता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री पर ही बनता है, प्रधानमंत्री पर ही बिगड़ता है। अभी प्रधानमंत्री है क्या भाई? अभी प्रधानमंत्री है क्या? तो प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 74 और 75 में प्रधानमंत्री शब्द का 2 बार उल्लेख है, 74 और 75 में। अब प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है। अब प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री है कौन? तब प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने वाले हैं। इसी को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता होते हैं और बहुमत दल का नेता होते हैं। नोट टू बी पॉइंट, पीएम यानी प्रधानमंत्री। पहला बहुमत दल के नेता, दूसरा आपके पास है ही मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च मंत्री। अब आप सोचिए, बहुत ज़रूरी बात है कि प्रधानमंत्री पर ही बनता है, प्रधानमंत्री बिगड़ते हैं। तो अब प्रधानमंत्री को जो है, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के अनुसार, आपको अगर पढ़ाओगे तो याद होगा, अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति तक पहुंचाना। अब इनका काम क्या है? पीएम साहब का, पीएम महोदय काम है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। पीएम का कार्य है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को, मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना। ठीक है, मंत्रिपरिषद के निर्णय से किनको अवगत कराना? राष्ट्रपति को अवगत कराना। देखिए, आप इसको मैंने नोट करिए या नहीं करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो है वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय से क्या करेंगे? अवगत कराएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका में मैंने पहले ही आते आते बताया है कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन? प्रधानमंत्री, और उनका भी हेड कौन? राष्ट्रपति। बात कुछ क्लियर समझ में आ गई होगी। यानी कार्यपालिका, यहाँ पर आपको मंत्रिपरिषद, ये हुआ कार्यपालिका। कार्यपालिका के हेड कौन? प्रधानमंत्री, और इनका हेड कौन? तो राष्ट्रपति। और एक कार्यपालिका है क्या? तो कार्यपालिका 2 प्रकार का, एक हमारा प्रशासनिक और एक हमारा राजनैतिक। राजनैतिक कार्यपालिका कौन हुआ? मंत्रिपरिषद।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका को हम दो भाग बांटे हैं, एक मंत्रिपरिषद, एक जो है राजनैतिक और दूसरा प्रशासनिक। तो प्रशासनिक में जितने भी अधिकारी आते हैं, डीएम हो, एसपी हो, जो भी सरकार के अंग है, जो भी सरकार के कार्य में सहयोग देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप छोटे से छोटे जो आपके गांव में अधिकारी होते हैं, छोटे छोटे गांव में जो अधिकारी होते हैं, वो भी कार्यपालिका का अंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कार्यपालिका का अंग कौन है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका अंग बीडीओ भी है, सीओ भी है, आपके ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी है। वह सब किसके अंग है? तो कार्यपालिका के अंग है। और किस कार्यपालिका के? तो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है। और जो मंत्री हुए, जैसे कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा, मान लीजिए कि आप सुनते होंगे स्वास्थ्य मंत्री, जो भी मंत्री हुए वे मंत्री कौन है? राजनीतिक कार्यपालिका हुआ। और यही राजनीतिक कार्यपालिका का जो है चलता है वर्चस्व किस पर? प्रशासनिक पर। इसीलिए आप सुनते होंगे कि अधिकारियों लोग को, यानी अधिकारी लोग जो होता है, अधिकारी लोग जो है अधिकतर नेता लोगों की बात को सुनते हैं। तो क्या है कि वह तो कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक प्रकार का जो है इनको चलना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बहुत सारी बात है, उतना मैं भी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि यह जो मंत्रिपरिषद है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, यह जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसका जो व्यापक प्रभाव होता है। और इसी का प्रभाव इस पर भी होता है, प्रशासनिक कार्यपालिका पर भी। और प्रशासनिक कार्यपालिका का अंग कौन है? तो जितने सारे कर्मचारी अधिकारी सब है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो भी है, वह सब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है। अब यहाँ पर इस कार्यपालिका हुआ, अब एक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। अब इस कार्यपालिका का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। तो आप सुनते होंगे क्वेश्चन आता है कि माने कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यह वास्तविक होते हैं, वास्तविक प्रधान, ठीक है। तो वास्तविक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान, यानी सही रूप में, वास्तविक रूप में कार्यपालिका का कर्ता धर्ता इसी पर तो टिका हुआ है, प्रधानमंत्री पर टिका हुआ है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री समाप्त, मंत्रिपरिषद समाप्त। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका क्या है? प्रधान है। और ये जो राष्ट्रपति है, इनको तो खाली सूचना मिलता है, और वह सूचना राष्ट्रपति को अवगत कौन कराते हैं? किसको जिम्मेदारी है? तो प्रधानमंत्री का है। तो इनको सूचना मिलता है। तो यह क्या है? नाम मात्र का हेड, नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान। तो कार्यपालिका का जो है नाम मात्र का हेड कौन है? तो कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड हमारा कौन हो गया? राष्ट्रपति। और वास्तविक हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का, एक प्रशासनिक कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद है, और उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उसी का प्रभाव इस पर भी होता है। और मंत्रिपरिषद आप समझ ही गए कि मंत्रिपरिषद बनता कैसे है। तो मंत्रिपरिषद बनने के हमने 3 जो है अल्टरनेटिव विकल्प बताए आपको, वह जो आपको या तो याद रख लीजिए, ना तो कॉन्सेप्ट रख लीजिए। हम तो कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मंत्रिपरिषद का जो है निर्माण कैसे होता है? तो मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है सदन के सदस्यों के द्वारा होता है। या तो पहला होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लेकर के मंत्रिपरिषद बने, और साथ साथ दूसरा हो सकता है मैंने एक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लेकर के मंत्रिपरिषद बन सकता है। और वैसे भी सदस्य आ सकते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनको 6 माह के अंतर में क्या करना होगा? जो है किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना होगा। तो ऐसे मंत्रिपरिषद बन सकता है। और आकार जो होता है क्या है? तो वह लोकसभा के यानी निम्न सदन, यहाँ पर राज्य में माने केंद्र में चलेंगे तो लोकसभा, राज्य चलेंगे तो विधानसभा, यानी लोकसभा के जो संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि क्या अगर मंत्रिपरिषद बनना चाहे तो क्या मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा से नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यह किस पर निर्भर है? मंत्रिपरिषद को बनाने और बिगाड़ने का खेल कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद के बनाने और बिगाड़ने का खेल जो है प्रधानमंत्री पर में। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद को बनाने के लिए लोकसभा के सदस्य ले सकते हैं, सिर्फ चाहेंगे तो लोकसभा के सदस्य ले लेंगे, और कुछ सदस्य बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन जो बाहरी लेंगे उनको 6 माह के अंदर बनना ही पड़ेगा। उसे ही बन सकता है, सिर्फ राज्यसभा से ही बना सकते हैं, या दोनों को मिला के बना सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री बनता है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री को क्या होता है नियुक्ति या जो है
चयन क्या होता है? तो प्रधानमंत्री का जो है, पहली बात, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है, तो ऑलरेडी बहुमत दल में उसको मान्यता मिल चुकी है। ऑलरेडी बहुमत दल से उसको क्या मिल चुका है? मान्यता मिल चुका है। तो जब बहुमत दल का नेता है और बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना, यह परंपरा है। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री की जो है चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होती है। चुनाव का मतलब हुआ कि आपको उसमें से चुनना, छांटना, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तो क्लियर है कि जो बहुमत दल का नेता है वही तो, जो बहुमत दल का नेता है वो तो प्रधानमंत्री होगा। तो जब ये बात क्लियर है तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्लियर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसको भी नोट करेंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होती है। देखिए प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री को जांचने के लिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को चुनाव कराना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं राष्ट्रपति, तो इसको नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब आपका कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री पर टिका हुआ कौन है? मंत्रिपरिषद। कौन टिका हुआ है? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्लियर हुआ कि यह जो है प्रधानमंत्री पर ही टिका हुआ कौन है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होगी, सदस्य की जो नियुक्ति होगी, वह किसके हाथी पर होगा? तो मुख्य रूप से जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री है और ये जो मंत्रिपरिषद है, इन दोनों का कार्यकाल क्या है? कितना दिन तक रह सकते हैं? बहुत बड़ी चीज बात है। तो प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद, इसका कार्यकाल के बारे में आपको जानना है, तो एक बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वह क्या होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। पहला बात, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। देखिए फर्स्ट आपको जानना है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है। लेकिन कहीं कहीं आप इस चीज़ को भी नोट किया देखे होंगे कि यह जो होता है प्रधानमंत्री जो होते हैं वह मुख्य रूप से जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि 5 वर्षों तक होता है। लेकिन यह क्या है? यह एक प्रकार का जो है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है और लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होता है मंत्रिपरिषद। अब ये जो है यहाँ पर एक बात जानना होगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष एवं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए यह 5 वर्ष हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि होता क्या है कि लोकसभा का जो गठन होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। जैसे वर्तमान में अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा का जो गठन हुआ वह कितने वर्षों के लिए होगा? 5 वर्षों के लिए। तो अब जो है, और उस लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन है? प्रधानमंत्री। तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल कितना वर्ष हुआ? 5 वर्ष।
तो लोकसभा के गठन से लेकर 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है लोकसभा, तो उस हिसाब से वह जो है लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा के जो गठन होता है यानी जो बैठक होती है उस अवधि से, और लोकसभा के कार्यकाल की गिनती कब से शुरू होती है, तो लोकसभा की कार्यकाल की जो गिनती होगी, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक, पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक, परंतु आपातकाल के दौरान इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए फुल्ली आप कॉन्सेप्ट समझिए, चूंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष, तो पहली बैठक से लेकर कितना वर्ष तक, 5 वर्षों तक। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार सचिवालय में, बिहार सचिवालय जो है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा कार्यकाल कब से माना जाता है। दिया गया शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, चुनाव से 5 वर्ष तक, है ना। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह कुछ भी ऑप्शन डालेगा, जो सही ऑप्शन होगा आपका दिमाग उसी पर जाएगा। तो कब से होगा, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से लेकर कब तक, 5 वर्षों तक। परंतु आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल चल रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपातकाल के दौरान इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और अभी जो वर्तमान में अभी तक 17वीं लोकसभा है, उसमें 5वीं लोकसभा माने 5वीं जो लोकसभा थी 1971 वाला, 5वीं लोकसभा को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था और वह इंदिरा गांधी ने बढ़ाई थी। तो कौन सा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए हुआ, तो वह है 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक हुआ, 6 वर्षों तक के लिए, है ना। तो मात्र अभी तक 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के लिए 1 वर्ष बढ़ाया गया। तो यह जो है इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी कितना वर्ष तक है, 5 वर्ष तक है। तो मंत्रिपरिषद का माने प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना वर्ष, 5 वर्षों तक, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इस हिसाब से उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। अब थोड़ा सा हमें इसमें और सब टॉपिक बाकी है जो बता देते हैं क्या क्या हमें जानना है। दूसरी बात आपको जानना है कि यह जो है प्रधानमंत्री तो हम जान गए कि 5 वर्षों तक है। दूसरा है कि अन्य मंत्री, तो अन्य मंत्री जो है, अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब इनका क्या हाल होगा भाई, इनका 5 वर्ष फिक्स नहीं है, एक क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब राष्ट्रपति का प्रसाद मतलब क्या होता है, प्रसाद मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब जो पूजा वगैरह धार्मिक संस्थान में जो दिया जाता है वो प्रसाद है। यहाँ प्रसाद का मतलब हुआ इच्छा पर्यंत। प्रसाद का मतलब क्या हुआ, इच्छा या विश्वास पर्यंत, विश्वास प्राप्त तक, विश्वास प्राप्त यानी जब तक राष्ट्रपति को विश्वास है मंत्रिपरिषद में, तब तक मंत्रिपरिषद टिका हुआ है। और राष्ट्रपति को अगर मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं होता है, यानी उनकी विश्वास कमती है, और इसका पता कैसे चलता है, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तब जब राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास मत खो दिया है, यानी उसका विश्वास मत लोकसभा में होता है, तो मंत्रिपरिषद का विश्वास मत किस में होता है, लोकसभा में। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास मत हासिल है तब तक मंत्रिपरिषद है। तो इस चीज़ को भी जानना जरूरी है कि मंत्रिपरिषद का जब तक लोकसभा में क्या है, विश्वास मत है, तब तक मंत्रिपरिषद है। अगर लोकसभा में विश्वास मत नहीं है, विश्वास मत मतलब क्या होता है, बहुमत, तो लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद का विश्वास मत नहीं है तो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का जो है
राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने को कहेंगे या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का जो है, लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास मत है तब तक जो है मंत्रिपरिषद टिका हुआ है, और लोकसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास मत खत्म हुआ, माने बहुमत नहीं है, मंत्रिपरिषद विश्वास और मंत्रिपरिषद समाप्त, उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। तो ये हमारा मंत्रिपरिषद रहा। मंत्रिपरिषद में हमें अगला जो है इस पर आगे अभी और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमको यह जानेंगे कि मंत्रिपरिषद में ये जो राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या उप मंत्री होते हैं, इनका क्या क्या कार्य है, और मंत्रिपरिषद कौन कौन सा प्रस्ताव लाता है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, गिलेटिन प्रस्ताव, है ना, बहुत सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उस सब चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जो भी इस पर छूटा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज जो है यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे कंटेंट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।